गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट किया था और उसके भीतर हम लोगों ने देखा था कि क्लासरूम मैनेजमेंट का परिचय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या गोल्स जिसे कहते हैं वो क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट का प्रक्रिया जिसे प्रोसेस कहते हैं वो क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक को, वो है कक्ष प्रबंधन के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्लासरूम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या हो सकते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट्स आता है वो है कि अधिगम को रोचक बनाना, यानी कि मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, कि हम लोग जो सीखने का प्रक्रिया है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका बहुत सारा है कि आप पढ़ाते समय टीएलएम का यूज़ कीजिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसका यूज़ कीजिए, जिसे सहायक सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक बोर्ड का अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, चार्ट मॉडल वगैरह यूज़ कीजिए, और मन करे अगर और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराने का तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास करा सकते हैं। यानी कि ऐसा हर वो काम करने का प्रयास कीजिए जिससे कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो रोचक बने। अगर रोचक बनेगा तो बच्चे बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासन के भीतर रहकर शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि क्लासरूम को अधिक से अधिक रोचक बनाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई क्लास ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वो ख़त्म ही ना हो, और कुछ क्लास ऐसा होता है जो हम लोग बोरिंग कह के टालने लगते हैं और समय देखने लगते हैं कि कब समय पूरा हो। तो एक अच्छे टीचर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अधिगम को रोचक कैसे बनाते हैं, और बनाने के बाद उसको क्लास के स्टार्ट से लेके क्लास के एंड तक मेंटेन भी करना होता है। तो उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि आप अधिगम को रोचक कैसे बनाएं। सेकंड है अधिगम को उद्देश्यपूर्ण बनाना। अब जब अधिगम की बात हो रही है तो किसी भी तरीके का अधिगम हो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य होगा तभी जाके अधिगम का भी या सीखने का कुछ लाभ हमें मिल पाएगा। तो उसका कुछ पर्पस होना आवश्यक है, इसलिए अधिगम को हमेशा उद्देश्य के साथ जोड़ें। तीसरा है कि छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, यानी कि यहाँ मोटिवेशन की बात आती है। तो एक टीचर होने के नाते ये आपका परम कर्तव्य और दायित्व है कि आप अपने छात्रों को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। जब आप मोटिवेट करेंगे, चूँकि बात आपके मुख से निकल रही है, तो बच्चे आपके बात को बहुत सीरियस लेंगे, और जब बात आप मोटिवेशन की करेंगे तो बच्चे आपके बात को सुन के निश्चित ही मोटिवेट होंगे। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने छात्रों को मोटिवेट करने का प्रयास करें ताकि वो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर सकें। उसके बाद है कि फोर्थ नंबर, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन देना, टू इनकरेज स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन। क्लासरूम के भीतर जो भी छात्र या शिक्षक के बीच में वार्तालाप होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, वो हमेशा होना चाहिए। सिर्फ वन साइडेड बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनसीएफ में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात को इंगित कर दिया गया है कि टीचर और छात्र के बीच में कन्वर्सेशन होना ही चाहिए। अगर हम ये मान लें और एक एग्जाम्पल में ये सोचें कि एज अ टीचर हम अपने क्लास में गए और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो गए, या ब्लैक बोर्ड यूज़ करके हमको जो पढ़ाना है हम पढ़ा दिए। अब बच्चे कुछ पूछ भी रहे हैं तो हम उनको बोल के बैठा दिए कि नहीं, अभी तो जो बोलेंगे हम ही बोलेंगे, क्योंकि हम इस क्लास के टीचर हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक टीचर होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चों के साथ अंतःक्रिया करें। और एनसीएफ 2005 में तो साफ साफ कहा गया है, और
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी, कि टीचर अपने आप को टीचर नहीं समझे, टीचर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर समझे। यानी कि फैसिलिटेटर से तात्पर्य है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सुविधादाता समझिए, कि आप बच्चों को गाइड करने वाले हैं, तो जाके छात्र और शिक्षक के बीच में जो रिलेशन कायम होना चाहिए वो रिलेशन बनेगा। फिफ्थ है कि निर्देशों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक टीचर होने के नाते आप क्लासरूम के भीतर जो भी निर्देश दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप कोई डेट डिफाइन कर दिए हैं कि इस डेट को हम असाइनमेंट चेक करेंगे, तो वो स्पष्ट होना चाहिए सारे बच्चों के बीच में कि विवेक सर आज इस तारीख को अपना असाइनमेंट चेक करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 स्टूडेंट बोले कि इस डेट को चेक होगा, 10 स्टूडेंट बोले कि नहीं सर तो ये बोले थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे स्टूडेंट तक टीचर की बात बराबर पहुंचनी चाहिए। उसके बाद 6 है अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखना। अगर आप अपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप कंट्रोल कीजिए इनडिसिप्लिन पे, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कीजिए और उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, और वो भी अहिंसा के साथ, हिंसात्मक व्यवहार करके नहीं। फिर है 7, वांछित व्यवहार का पुनर्बलन करना। क्लासरूम में अगर बच्चे कुछ अच्छे करते हैं तो समय समय पे उनको रीइंफोर्स करना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा कुछ जवाब दिया तो उनको शाबाश या गुड या बहुत अच्छा या कुछ तारीफ़ करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप में मोटिवेट हो और कोशिश करे कि हमेशा टीचर का दिया हुआ सवाल सॉल्व करें। नेक्स्ट है कि सौहार्दपूर्ण अधिगम वातावरण का निर्माण, क्रिएटिंग हार्मोनियस लर्निंग इन्वायरमेंट। एक टीचर होने के नाते ये भी आवश्यक है कि आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कीजिए जहां बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है जो कंपोनेंट्स में जोड़े जाते हैं, जिस पे एक टीचर होने के नाते आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि सिटिंग, बैठने का व्यवस्था क्या है, डिस्प्ले, क्लासरूम में जो भी डिस्प्ले लगा हुआ है या क्लासरूम का फिगर कैसा होना चाहिए वो आपको सेट करना है। इंडिविजुअल अटेंशन, बच्चों को अगर आपके क्लास में 50, 60, 40 जो भी बच्चे हैं तो इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए, सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपको डायग्नोस करना होगा कि किस बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद है पेयर एंड ग्रुप वर्क। कभी कभी क्लासरूम को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ काम पेयर में दे दिया कीजिए या कुछ काम ग्रुप वर्क में भी कीजिए। ग्रुप वर्क में जब काम दिया जाता है तो उसमें यूनिटी में काम करने का तरीका बच्चे सीखते हैं। उसके बाद है स्वच्छता के लिए कि क्लीननेस की स्वच्छता होनी चाहिए क्लासरूम में, या बच्चे भी स्वच्छ साफ सुथरा अवस्था में विद्यालय आएँ अपने घर से। उसके बाद है यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी भौतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन है क्लासरूम में या विद्यालय में, उसका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से और उचित अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद है टाइम टेबल, टाइम टेबल का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है क्लासरूम नॉर्म्स, सारे क्लास में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो अगर किसी क्लासरूम में वो नॉर्म्स है तो टीचर को भी फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड की बात की जा रही है कि आप ब्लैक बोर्ड का अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए ताकि बच्चे अटेंशन होके आपके बातों को सुने, समझे और देखें। उसके बाद है इवैल्यूएशन, हमेशा आप मूल्यांकन करते रहिए कि कौन सा बच्चा किस अवस्था में पहुंचा है, कौन से बच्चे को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो मूल्यांकन जब आप कीजिएगा तभी ये पता चल पाएगा। उसके बाद है कि ऑब्जर्वेशन, जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं कीजिएगा सारे बच्चों का तब तक आप उन लोगों के बारे में बहुत विशेष रूप से नहीं जान पाइएगा। उसके बाद है क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्नावली। क्वेश्चनिंग क्लासरूम के भीतर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्न देंगे तो बच्चे जवाब देंगे, या ये भी हो सकता है कि बच्चा कुछ प्रश्न पूछे तो आपको जवाब देना है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन, कभी कभी बच्चों को भी सहभागिता दीजिए इसमें कि बच्चे भी क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करें और प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद है सोशल स्किल, सोशल स्किल्स में आ जाएगा बहुत सारा कौशल जो सामाजिक स्तर पे होता है, जैसे स्वच्छता अभियान या लिटरेसी के लिए
और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी आ जाता है, फिर बॉडी लैंग्वेज। एक टीचर होने के नाते ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर आपको अपने आप को परफेक्ट टीचर बनाना है तो ये तो आप एकदम सीख लीजिए कि आपको क्लासरूम में अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, किस अटेंशन से आपको क्लासरूम में रहना है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मस्त है, उस पर काम सारे लोग कीजिए आप लोग। मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, चूँकि ये सिर्फ माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो कंपोनेंट जब हम लोग देख लें कि घटक कौन कौन से हैं क्लासरूम के, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि स्ट्रैटेजीज, यानी कि रणनीति क्या क्या होनी चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए। तो उसमें भी कुछ 4-5 बिंदु है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कि पहला आता है प्लानिंग, हाउ टू अचीव डिजायर्ड गोल। एक टीचर होने के नाते हम कैसे अपना गोल अचीव कर सकते हैं, बच्चों को कैसे मोर सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्ट्रैटेजी, ये हम लोग रणनीति बनाते हैं क्लासरूम में इंटर के पहले, कि हम लोग कब क्या कैसे कितना पढ़ाना है उसके बारे में सोच ले पहले, उसके बाद क्लासरूम में इन करें। उसके बाद आता है बात कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। कि संगठन में ये भी हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में भौतिक या मानवीय संसाधनों का किस हद तक यूज़ किया जाए, या दोनों के बीच जो गठबंधन है वो कैसे किया जाए, उसके लिए है। फिर आता है थर्ड पॉइंट कि कम्युनिकेशन। यहाँ दे भी रहा है कि कम्युनिकेशन शुड बी अफेक्टिंग। एक टीचर होने के नाते ये तो एकदम ज़रूरी है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चे आपको सुनने के इच्छुक हो। और दूसरा बात ये भी कि एक टीचर होने के नाते कम्युनिकेशन के साथ आपको जानकार भी होना चाहिए। चूँकि हम अगर एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत जानकार है, बहुत टैलेंटेड है, और वो अपने बातों से अपने सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे उसके विद्वता का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो संप्रेषण अच्छा होना चाहिए और सही समय पे सही सटीक संप्रेषण होना चाहिए। उसके बाद है कि मोटिवेशन, क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट दैट इनकरेज सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ मोटिवेशन की बात की गई है कि अभिप्रेरित करने का काम है। टीचर होने के नाते ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने छात्रों को मोटिवेट करके कैसे मेहनती बना रहे हैं, कैसे गोल अचीवर बना रहे हैं, ये आपका दायित्व है। उसके बाद है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग की जहाँ तक बात है तो मॉनिटर द एक्टिविटी, बच्चे क्लासरूम के भीतर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पे आपका नज़र होना चाहिए। तो ये रहा रणनीति, जिसके तहत हम लोग एक रणनीति बनाते हैं कि क्लासरूम के भीतर हम लोग क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं, और एक टॉपिक आता है कि कक्ष प्रबंधन की समस्याएं। तो बात तो सही है कि अगर हम किसी चीज़ का प्रबंधन कर रहे हैं, किसी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आएगी ही। तो वो कौन सा डिफ़िकल्टी है जो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आती है, उसको हम लोग देखते हैं। जो पहला डिफ़िकल्टी है वो है कि कक्षा में अत्यधिक भीड़। जब क्लास के भीतर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आप प्रबंधन कैसे कीजिएगा, तो वहाँ पे आप फेल्योर हो जाइएगा। तो क्लास में अत्यधिक भीड़ अगर हो जाए तो वहाँ प्रबंधन में बाधा आएगा। सेकंड है कि क्लासरूम में अपर्याप्त उपकरण। जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट है और ब्लैक बोर्ड ही नहीं हो, तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे तो आपका प्रबंधन बाधित हो जाएगा। तो अपर्याप्त उपकरण के कारण भी समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है कि नित्यचर्या, यानी कि टाइम टेबल का अभाव। जिस विद्यालय में या जिस भी इंस्टीट्यूशन में टाइम टेबल का अभाव होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ का, तो क्लासरूम का भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद है कि अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार। अब बात आती है कि अपर्याप्त प्रकाश। अगर हम मान लेते हैं कि क्लासरूम है, टीचर है, स्टूडेंट है, लेकिन लाइट का व्यवस्था वहाँ सही नहीं है, या
कमरा हवादार नहीं हो, तो वहाँ पे बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर चले जाएंगे। कंफर्ट जोन में फिर बच्चे नहीं रहेंगे, और जब बच्चे कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे या जब टीचर कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा तो वो अपना 100% नहीं दे सकता है। फिर 5th नंबर है कि क्लासरूम का एक दूसरे के निकट होना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समस्या उत्पन्न करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, कि जब दो क्लास बहुत नज़दीक होते हैं और दोनों क्लास में अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हो, और दोनों क्लास में दो अलग अलग टीचर दो अलग अलग टॉपिकों को पढ़ा रहे हो, तो आप भी सोच सकते हैं कि दोनों क्लास का आवाज़ ना इस क्लास में आवाज़ साफ आएगा ना बगल वाले क्लास में आवाज़ साफ आएगा। तो वहाँ पे क्लासरूम निकट होने के कारण वो परफेक्शन से क्लास नहीं चल पाएगा। उसके बाद है अनुशासनहीनता की समस्या। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लगभग 90% क्लास में 95% क्लास में ये काम होता है कि वहाँ अनुशासनहीनता का समस्या होता है। चूँकि बच्चे विभिन्न परिवेश से आते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को अनुशासन में रहने का जो तरीका है वो धीरे धीरे सीखना होता है, और अनुशासनहीनता जो एक चीज़ है वो समस्या उत्पन्न करती ही है। तो एक टीचर होने के नाते आप लोग इन सारे बातों पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक तथा छात्रों की अनुपस्थिति। अब जो समस्या है वो भी समस्या अपने आप में ही एक समस्या है, कि अगर क्लासरूम है, ना टीचर हो ना स्टूडेंट हो, तो फिर क्लासरूम का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट में बाधक साबित होती हैं, और उनका समाधान भी किया गया है। तो समाधान में हम कह सकते हैं कि अगर कक्षा में ज़्यादा भीड़ हो तो भीड़ को कम करें, अगर अपर्याप्त उपकरण हो तो उपकरण को फुलफिल करें, अगर टाइम टेबल का अभाव हो तो टाइम टेबल को जारी करें या स्टार्ट करें, अगर अपर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार हो तो लाइट का व्यवस्था करें एवं कोशिश करें कि क्लासरूम में वायु संचार हो सके। क्लासरूम का एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकटता नहीं हो, क्लासरूम जब भी बने तो एक दूसरे से कुछ दूरी पे बने, ताकि दोनों क्लास सेपरेटली चल सके। फिर अनुशासनहीनता की जो बात है, तो इसमें तो टीचर को एकदम अलर्ट रहना है कि आपके क्लास में किसी भी तरीके का अनुशासनहीनता घटित नहीं हो। अगर आपके क्लास में अनुशासनहीनता घटित होती है तो वो एक दाग होगा आपके ऊपर, और दूसरा आपका क्लास परफेक्शन के साथ नहीं चल सकेगा, और तीसरा कि आप अपने क्लास से संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। क्योंकि जब खुद टीचर होकर आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो आप मान सकते हैं इस बात को कि आपके छात्र छात्राएं भी संतुष्ट नहीं होंगी, और आपका जो संस्था है वो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इन सारी बातों को देखा, जिसमें कंपोनेंट्स है और स्ट्रैटेजी है, उसके बाद डिफ़िकल्टीज़ है, एंड डिफ़िकल्टी को कैसे सॉल्व करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। ये तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।